हेलो एवरीवन। इतिहास की हमारी पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे कि भारत में कांग्रेस के अधिवेशनों के पैरेलली कुछ घटनाएं हैं जो कि इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। जैसे कि कल की क्लास में हमने चर्चा किया था कि दिल्ली षड्यंत्र जो कि 1912 में घटित हुआ। इसके अलावा गदर पार्टी जो कि 1913 के आसपास गठित होती है। साथ ही हमने चर्चा किया था कि एक कामागाटा मारू नाम का एक जो जापानी जहाज़ था किस तरीके से भारतीय लोगों को लेकर के कनाडा की ओर जा रहा था और वहाँ से वापस इसको कलकत्ता लौट करके आना पड़ता है। ठीक है, इस पूरी घटना को ही कामागाटा मारू केस कहा जाता है। 1914 में यह घटित हुआ था। इसके बाद हम बात कर रहे थे कि 1915 में जो भारतीय इतिहास के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, भारत में गांधी जी का पुनः आगमन। ठीक है, गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका की तरफ गए हुए थे कुछ केस के सिलसिले में और वहाँ से 1915 में ऑफिशियली ये भारत वापस आ जाते हैं और अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी के आदेश पर पहले एक साल तक भारत भ्रमण करते हैं और उसके बाद यहाँ की राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब हमने कल चर्चा किया था कि 1915 तक की जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी जहाँ पे गांधी जी का पुनः आगमन हम देख चुके थे। इसके बाद में अगर हम इस क्रम को कंटिन्यू करें तो 1916 के आसपास की एक घटना है, हमने शुरुआत किया था। अगर हम कुछ प्रीवियस चीज़ों को रिवाइज करना चाहें तो सबसे पहले हमने बात किया था 1905 की एक घटना थी। 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। ठीक है, उसके बाद में 1906 में मुस्लिम लीग नाम की एक अलग संस्था का गठन किया जाता है। उसके बाद में 1907 में हमने देखा था कि कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जो कि सूरत में संपन्न होता है। ठीक है, तो जो सूरत में अधिवेशन हुआ था यहीं पे कांग्रेस नरम दल और गरम दल नाम के दो भागों में बढ़ जाती है। इसके बाद में 1908 की एक घटना हमने देखी थी। 1908 में बंगाल के एक जज थे, इनका नाम था किंग्सफोर्ड। इनकी हत्या का प्रयास किया जाता है प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस के द्वारा। उसके बाद में 1909 की एक घटना की हम चर्चा कर रहे थे। 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स लागू किए गए थे। ठीक है, ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स किस चीज़ से संबंधित था? ये था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व केवल मुसलमानों के लिए। 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म। इसके बाद में 1910 में तो कुछ ऐसे विशेष घटनाएं हुई नहीं हैं। 1911 की अगर चर्चा करें तो 1911 में जो दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था, ठीक है, जो कि दिल्ली दरबार लागू करने के क्रम में तीसरे नंबर का दिल्ली दरबार था। 1911 में दिल्ली दरबार, इस दिल्ली दरबार में जो प्रमुख काम हुए थे उसमें सबसे पहला काम क्या हुआ था? 1905 में जो बंगाल विभाजन किया गया था, बंगाल विभाजन को 1911 के दिल्ली दरबार के समय इसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, इसकी चर्चा हम कर चुके थे। उसके बाद में 1912 में दिल्ली को राजधानी के रूप में स्थानांतरित किया गया। पहले राजधानी जो थी कलकत्ता में थी, उसके बाद में अब दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। ठीक है, मतलब 1911 में घोषणा किया गया था कि दिल्ली को राजधानी बनाया जाएगा और 1912 में ऑफिशियली दिल्ली में राजधानी के रूप में काम होने शुरू हो गए थे। ठीक, और इसी समय 1912 में हमने एक और घटना देखी थी जिसको कि दिल्ली षड्यंत्र कहा जाता है, जिसमें लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? तो यहाँ पे जो प्रमुख व्यक्ति थे रासबिहारी घोष, ठीक, इनके द्वारा, और साथ में 4 और लोग थे जिसमें मास्टर अमीर चंद, मुकुंद तिवारी, एक व्यक्ति थे अवध बिहारी और एक व्यक्ति का नाम मिलता है बसंत विश्वास करके। ठीक है, इन चारों को फांसी दे दी जाती है और रासबिहारी बोस इसमें बच निकलते हैं। लेकिन मुख्य रूप से षड्यंत्र जो रचा था वो रासबिहारी बोस ने ही ये पूरा षड्यंत्र रचा था। ठीक है, इसके बाद में 1913
1913 की जो सबसे प्रमुख घटना थी वो है गदर पार्टी। गदर पार्टी, इसका गठन कहाँ पे किया जाता है? इसका गठन होता है अमेरिका में, ठीक है। और सबसे प्रमुख व्यक्ति थे यहाँ पे सोहन सिंह भाखना, ठीक। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, ये कुछ प्रमुख लोग थे। और इस समय गदर पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता है। इसके बाद में 1914 का एक प्रकरण हम बात कर चुके थे। 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण, कामागाटा मारू केस, ठीक है। इस केस में हमने क्या देखा था? बहुत सारे जो भारतीय सिख थे वो एक जहाज में बैठ करके, जो जहाज था वो जापानी जहाज था जिसका नाम ही था कामागाटा मारू। इस जापानीज जहाज का ही नाम था कामागाटा मारू, ठीक है। ये जो जहाज़ था ये कलकत्ता मतलब भारत से आपका कनाडा की तरफ मूव कर रहा था। और बीच में वैंकूवर वाले कोस्ट में ही, जो कनाडा से थोड़ी दूरी पर है, वहाँ पे इसको रोक दिया जाता है और इनको वहाँ कनाडा में उतरने का, कनाडा में एंट्री करने का परमिशन नहीं दिया जाता, बल्कि इनको वापस कलकत्ता भेज दिया जाता है। और यहाँ पे इनका खूब, वापस आने पर इनका खूब शोषण किया जाता है। एक हिंसक कह सकते हैं कि ये एक झड़प में बदल गया था और यहीं पे काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक। 1914 के बाद में हमने बात किया था 1915 की एक महत्वपूर्ण घटना है गांधी जी का पुनः भारत आगमन, ठीक है। तो 9 जनवरी 1915 की घटना है, ठीक है। 9 जनवरी 1915, इस दिन गांधी जी पुनः भारत आए थे। गांधी जी का भारत आगमन। गांधी जी भारत आए थे और इसी दिन को हम किस नाम से मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से मनाते हैं, ठीक है। तो 1915 तक की घटनाओं की चर्चा हम अपनी पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। अब हमको बात करनी है कि आगे 1915 के बाद में और कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं घटित हो रही हैं भारतीय इतिहास में। तो अब हम आगे शुरू करने वाले हैं 1916 के आपके कांग्रेस अधिवेशन से, ठीक है, जो कि लखनऊ में बुलाया गया था, ठीक। तो अब हम नेक्स्ट हमारा विषय होगा या नेक्स्ट टॉपिक होगा कांग्रेस का, या इसको हम लिख सकते हैं 1916 का कांग्रेस अधिवेशन। का कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। ये अधिवेशन या ये बैठक कहाँ पे बुलाया गया था? लखनऊ में, ठीक है। अब बैठकें तो हर साल होती थी, लेकिन हम किसी किसी बैठक को बहुत डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन बैठकों में कुछ ऐसी विशेष घटनाएं घटित हुई हैं जो कि भारतीय इतिहास के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो इतिहास को परिवर्तित करने में या इतिहास की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। इसीलिए कुछ एक ऐसे इवेंट हैं, कुछ एक ऐसे अधिवेशन हैं जिनकी चर्चा हमको थोड़े सा डेप्थ में जाकर के करनी है, ठीक है। अब हम अगर बात करें कि 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन था, इसका महत्व क्या है भारतीय इतिहास में, तो अगर हम प्रमुख बिंदुओं की चर्चा करें जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो हम सबसे पहले ये कह सकते हैं कि जो 1916 का कांग्रेस अधिवेशन था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हुआ था नरम दल और गरम दल का वापस एक साथ विलय, ठीक है। हमने क्या देखा था कि एक ऐसा मौका आया जब नरम दल और गरम दल के बीच वैचारिक मतभेद की वजह से 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे इन दोनों ने अपना अपना अलग रास्ता इख्तियार कर लिया था। मतलब नरम दल वाले जो लोग थे जो थोड़े से क्रांतिकारी स्वभाव के थे, और जो नरम दल जो कि उदारवादी स्वभाव के थे और गरम दल जो कि थोड़े उग्रवादी स्वभाव के थे, इन दोनों ने अलग अलग रूप से अपने कार्यों का संचालन शुरू कर लिया था, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है सूरत विभाजन या सूरत में कांग्रेस का विभाजन। और 1916 में वापस ये जो दोनों दल थे वो आप एक साथ मिलकर के समझौता करते हैं और ये कहते हैं कि अब हम कोई भी जो
प्रोग्राम जो होगा उसका इम्प्लीमेंटेशन या कोई भी ऐसी गतिविधि जिसको कि राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है, जहाँ पे राष्ट्रीय एकता दिखाने की आवश्यकता है, उन सभी गतिविधियों में हम एक साथ पार्टिसिपेट करेंगे। इस तरीके से दोनों के मध्य समझौता हो जाता है, जिसको कि हम कहते हैं नरम दल और गरम दल का एकीकरण। साथ ही इसी 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में आपका कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच भी समझौता हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं 1916 के अधिवेशन के बारे में। ठीक है, पहली चीज़ कि ये लखनऊ में आयोजित किया गया था, और दूसरी चीज़ है यहाँ पे नरम प्लस गरम दल के मध्य समझौता, और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता। ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसको याद रखना है। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य समझौता हो जाता है। अब अगर थोड़ी सी सेकेंडरी चीज़ों की चर्चा करें जो थोड़े से गौण प्रवृत्ति के हैं, परीक्षा में पूछे जाने की संभावना जो कम है, लेकिन एक स्टोरी, इसको समझने के लिए एक स्टोरी की अगर ध्यान दें किस तरीके से ये पूरा मामला घटित हुआ था। तो जैसे कि मैंने बताया कि 1916 में जो लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन हो रहा था, वार्षिक सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता करने के लिए एक व्यक्ति हैं, इनका नाम था अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, जो लखनऊ में अधिवेशन हो रहा था, इसकी अध्यक्षता करने के लिए अंबिका चरण मजूमदार को चुना गया था। ठीक, अब जैसे मैंने बताया कि ये दो वजहों से बहुत महत्वपूर्ण था। पहली वजह क्या है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में जो बंटवारा हुआ था, या कह सकते हैं कि विभाजन हुआ था कांग्रेस का, वो वापस से एकीकृत हो गया था। ठीक है, मतलब नरम दल और गरम दल का एकीकरण। और दूसरा रीज़न क्या है, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो दरार पड़ी हुई थी, वो दोनों इस लखनऊ समझौता या लखनऊ बैठक के दौरान वापस से एक मंच पे आ गए थे। ठीक है, और साथ ही जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो परस्पर सहयोग के द्वारा चाहते थे कि अब हम संवैधानिक सुधार की अगर कोई भी मांग अगर रखते हैं तो मिल करके सरकार के ऊपर हम दबाव डालेंगे, इस बात पे दोनों के दोनों सहमत हो चुके थे। ठीक है, और इसी समझौते को ही लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना भी कहा जाता है। इसी अधिवेशन के लिए ही एक शब्द यूज़ किया जाता है, लखनऊ समझौता, या इसी को ही कहा जाता है कांग्रेस लीग योजना। इंडियन नेशनल कांग्रेस से लिया गया है कांग्रेस, और मुस्लिम लीग से लिया गया है लीग, कांग्रेस लीग योजना। ठीक है, इस पूरे समझौते को ही या इस अधिवेशन को ही नाम दिया गया है लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग योजना। ठीक, और हम ये चर्चा कर चुके थे कि लीग या मुस्लिम लीग का अलग से गठन क्यों हुआ था। ठीक है, मुस्लिमों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन की मांग को लेकर के ही आपका मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। और जब ये समझौता हो रहा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, तो जाहिर सी बात है दोनों में से किसी न किसी ने सामने वाले की बात मानी होगी। मतलब या तो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग का जो पृथक निर्वाचन वाला जिद है उसको मान लिया होगा, या फिर अगर लीग ने अपना जिद छोड़ दिया होगा तभी इनको कांग्रेस में एंट्री मिल रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों केस में से कौन सा केस ज़्यादा सुटेबल है, तो याद रखिएगा कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन वाली शर्त को मान लिया था। ये कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती भी है, और जिसके वजह से पाकिस्तान नाम से एक अलग देश बनाना पड़ता है, इसकी जड़ें यहीं से उगनी शुरू हो गई थी। ठीक है, तो कांग्रेस द्वारा पृथक निर्वाचन की शर्त मान ली गई थी। ठीक है, मुस्लिम लीग ने जो शर्त रखा था पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन का, वो शर्त मान लिया गया था कांग्रेस के द्वारा, और ये सबसे बड़ी गलती रही। ठीक है,
इसके अलावा कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है वो आगे चल करके जो भी आंदोलन होते हैं उसमें कुछ समय तक तो समझौता हो मतलब साथ में रहते हैं, लेकिन जैसे ही एक असहयोग आंदोलन वाला का समय आता है, ठीक है, चौरी चौरा कांड के बाद में जब असहयोग आंदोलन को स्थगित किया जाता है, वैसे ही ये लखनऊ समझौता की जो शर्तें थी वो समाप्त हो जाती हैं। मतलब दोनों अपने अपने ज़िद पे अड़ जाते हैं, मुस्लिम लीग भी और कांग्रेस भी, और इस तरीके से यहाँ पे जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पे आए थे, फिर से बिखराव शुरू हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से 1916 का जो अधिवेशन था, इसमें दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं अगर फाइनली हम एग्ज़ाम के हिसाब से इसको समराइज़ करें तो। पहली चीज़ नरम दल गरम दल का विभाजन, और दूसरा है नरम दल और गरम दल के मध्य समझौता, और सेकंड था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। दैट इज़ इट। उसके बाद में नेक्स्ट 1916 के बाद में हम 1917 की तरफ चलते, लेकिन यहीं पे 1916 की एक और महत्वपूर्ण घटना है, इसको भी देख लेते हैं। 1916 की जो घटना है, जो कि हम बचपन में भी कई बार हमको एक शब्द पढ़ने को मिला था इतिहास की किताबों में, होम रूल आंदोलन या होम रूल लीग। ठीक है, साथ में इसके साथ में हम एक महिला का भी नाम पढ़ता है, एनी बेसेंट। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। होम रूल लीग, होम रूल लीग या होम रूल आंदोलन। इसका भी वर्ष लगभग सेम है, 1916। 1916 में दो घटनाएं प्रमुख है। पहला है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और दूसरा है मुस्लिम लीग या होम रूल लीग या होम रूल आंदोलन। ठीक है, चलिए इसके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसको देखते चलेंगे। सबसे पहली चीज़, ये होम रूल लीग है क्या, या होम रूल का मतलब क्या होता है। दूसरी चीज़, होम रूल के प्रमुख नेता कौन थे, इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। देखिए, होम रूल इसका सीधा सा मतलब है, होम का मतलब क्या होता है, गृह या घर, और रूल का मतलब होता है शासन। मतलब अपने घर का शासन स्वयं चलाना ही कहा जाता है होम रूल। ठीक, मतलब मेरे घर के निर्णयों को मैं स्वयं लूँ, कोई दूसरा इसमें हस्तक्षेप न करें। उसी तरीके से अगर मेरे राज्य की बात है तो राज्य के जो निवासी हैं, जो राज्य की सरकार है, वही निर्णय ले, कोई दूसरा राज्य इसमें हस्तक्षेप न करें। और जब बात पूरे देश की आती है तो इसका मतलब है कि देश जो है वो स्वावलंबी होकर के, और कह सकते हैं कि कोई दूसरा देश जो है या किसी दूसरे देश के अधिकारी या कर्मचारी भारत में क्या करना है क्या नहीं करना है इसके संबंध में निर्णय न ले, इसी को कहा जा रहा है होम रूल। मतलब भारत के लोग भारत की सरकार चुने और वही जो है भारत के संबंध में इसके यहाँ पे रहने वाले जनता के संबंध में निर्णय ले, इसी को हम कह रहे हैं होम रूल। ठीक, और इसको एक आंदोलन के रूप में प्रसारित करने का काम किया था एनी बेसेंट ने। असल में ये जो होम रूल नाम का शब्द है वो पहले ही एक देश है, यूरोपीय देश है, इसका नाम है आयरलैंड। आयरलैंड में ये होम रूल का कॉन्सेप्ट पहले ही लागू हो चुका था। ठीक है, वहाँ पे भी होम रूल आंदोलन पहले ही चलाया जा चुका था, जो कि सफल रहा था, और उसी को देखते हुए एनी बेसेंट ने भारत में भी होम रूल आंदोलन नाम से एक आंदोलन की शुरुआत की है। ठीक है, अब हम इसके महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर चलें तो सबसे पहली चीज़ कि होम रूल का मतलब क्या होता है वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो इसमें एक महिला का नाम मिलता है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। ठीक है, एनी बेसेंट ये आयरलैंड से संबंधित हैं, इसीलिए इनको आयरिश महिला भी कहा जाता है। ठीक है, ये आयरलैंड से संबंधित महिला थी, आयरलैंड की रहने वाली थी। और प्लस भारतीय व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक, जो कि इस आंदोलन में एनी बेसेंट का साथ दे रहे थे। बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, तिलक जी तो भारतीय हैं, एनी बेसेंट आयरिश महिला है और बाल गंगाधर तिलक भारतीय हैं। ठीक, अब इसकी थोड़ी सी स्टोरी सुन लीजिए। देखिए, आयरलैंड के ही कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने क्या किया कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था, भारतीय लोग जो है वो थोड़े जागरूक हो जाएं अपने हक के लिए और अपने अधिकारों के प्रति, ताकि उन्हें जल्द से जल्द आज़ादी मिल सके और वो अपने देश में स्वयं शासन कर सकें। ठीक है,
और इसी के लिए ही बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने पूरे भारत भर में होम रूल आंदोलन चलाने के लिए अपने अपने कुछ एरिया डिवाइड कर लिए थे। जैसे कि तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र को बांटकर सबसे पहले जो आंदोलन प्रारंभ किया गया, इस आंदोलन में जो एनी बेसेंट थी, इन्होंने आपका जो मद्रास वाला हो गया, मद्रास में अड्यार नाम से एक जगह है जहाँ से आंदोलन का इन्होंने प्रारंभ किया था, ठीक। और जो तिलक थे, इन्होंने आपका बम्बई को छोड़ करके महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में बम्बई को छोड़ करके और साथ ही कुछ दूसरे छोटे छोटे एरिया, ठीक है, नॉर्थ इंडिया वाले एरिया में तिलक जो है वो होम रूल लीग का संचालन कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एनी बेसेंट जो है वो पूरे भारत में वो एरिया जहाँ पे तिलक काम कर रहे थे, उन एरिया को छोड़ करके शेष भारत में एनी बेसेंट ने इस आंदोलन का संचालन किया था, ठीक है। अगर हम इस आंदोलन के प्रॉपर एक डिवीजन की चर्चा करें तो तिलक जो है वो स्पेसिफिकली कर्नाटक में, महाराष्ट्र में और जो वर्तमान मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश जो जिसमें कि जिसको कि पहले मध्य प्रांत कहा जाता था, और साथ ही बरार, ठीक है, मध्य प्रांत, बरार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र में स्पेशली मुंबई को छोड़ करके, ठीक है, इतने एरिया में तिलक होम रूल लीग का संचालन कर रहे थे और बाकी शेष एरिया में एनी बेसेंट जो है वो होम रूल लीग का संचालन कर रही थी। तो एनी बेसेंट के बारे में हम कह सकते हैं कि शेष भारत, शेष भारत किस हिसाब से, तिलक के क्षेत्र को छोड़ करके, क्षेत्रों को छोड़कर शेष भारत में एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन का संचालन कर रही थी, जबकि बाल गंगाधर तिलक ये कर्नाटक, वर्तमान जो कर्नाटक है, प्लस महाराष्ट्र जिसमें कि मुंबई शामिल नहीं है, मुंबई को छोड़ करके महाराष्ट्र में तो काम कर रहे थे, होम रूल लीग का प्रचार कर रहे थे, लेकिन उसमें मुंबई को शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। तो कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसके अलावा मध्य प्रांत हो गया, मध्य प्रांत एवं बरार, ठीक है। इतने एरिया में बाल गंगाधर तिलक को जिम्मेदारी दी गई थी और इस एरिया को छोड़ करके शेष भारत में एनी बेसेंट जो है वो होम रूल लीग का संचालन कर रही थी। और इसी आंदोलन के समय बाल गंगाधर तिलक ने एक नारा दिया था जो कि हम सभी ने बचपन से ही पढ़ा हुआ है, स्वराज, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये इसी समय होम रूल लीग या होम रूल आंदोलन के समय ही बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था, ठीक है। और अगर एनी बेसेंट की चर्चा करें तो इन्होंने दक्षिण भारत से इस आंदोलन की शुरुआत की थी, अड्यार महाराष्ट्र, अड्यार मद्रास से, अड्यार वर्तमान जो तमिलनाडु है जिसको कि पहले मद्रास कहा जाता था, मद्रास से आंदोलन की शुरुआत। ये सारे तथ्य परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है होम रूल लीग के संबंध में, ठीक है। और जैसा कि हमको पता है कि एनी बेसेंट का जो एरिया है, आपको पता है कि पूरे भारत में अगर एनी बेसेंट कुछ एरिया को छोड़ करके बाल गंगाधर तिलक के कुछ एरिया को छोड़ दे तो एनी बेसेंट का जो आंदोलन का कार्य क्षेत्र था वो काफ़ी विस्तृत था, ठीक है। और अगर इसमें देखें तो बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे ग्रामीण अंचल वाला एरिया बहुत ज़्यादा मिलेगा, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में आप चले जाएंगे, यूपी बिहार वाला जो एरिया था, बंगाल वाला एरिया था, इसमें रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी। तो इन सभी ने एनी बेसेंट के इस आइडिया को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, ठीक है। इन सभी एरिया में जब एनी बेसेंट अपना आंदोलन लेकर के जाती थी तो इनको वहाँ से काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा था। और सपोर्ट मिलने का रीज़न क्या था कि इस आंदोलन को
जो बड़े नेता थे उस समय के, जैसे कि मोतीलाल नेहरू हो गए, चित्तरंजन दास हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, इन सभी ने भी होम रूल लीग की सदस्यता कहीं ना कहीं ग्रहण कर ली थी। ठीक है, वो भी इसको प्रमोट कर रहे थे। इसी वजह से एनी बेसेंट जहाँ भी जाती थी उनको लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिला करता था। और इसी सब से खुश होकर के या अपने विचारों को अपने लोगों के प्रति धन्यवाद देने के लिए इन्होंने कुछ पत्र पत्रिकाओं में होम रूल के बारे में लिखना भी शुरू किया था। जैसे कि इनकी एक पत्रिका का नाम न्यू इंडिया, एनी बेसेंट ने एक पत्रिका लिखा है, इसका नाम है न्यू इंडिया। साथ ही इनकी एक लेख का नाम है कॉमनवेल। कॉमनवेल और न्यू इंडिया ये दोनों किसके लेख हैं या किसकी किताबें हैं, किसके पत्र हैं, तो ये दोनों ही एनी बेसेंट के द्वारा लिखे गए दैनिक पत्र थे। ठीक है, इसमें अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो न्यू इंडिया जो था ये डेली पेपर था, और जो कॉमनवेल था ये वीकली, ये साप्ताहिक पत्रिका हुआ करता था। ठीक है, और साथ ही तिलक ने इस समय मराठा नाम से एक पत्र की रचना किया था। मराठा, ठीक है, तिलक ने मराठा नाम से एक पत्र की रचना किया था, जो कि किस भाषा में निकलता था। नाम तो इसका मराठा है, लेकिन ये अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। मराठा जो है वो अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। और साथ ही इनकी एक और पत्रिका है, इसका नाम है केसरी। ये जो केसरी पत्रिका है ये मराठी में प्रकाशित हुआ करती थी। तो जैसा नाम है वैसा काम नहीं है। नाम है मराठा लेकिन प्रकाशित मराठी में नहीं होती है, प्रकाशित होती है अंग्रेजी में। और दूसरा है, नाम है केसरी। केसरी जो है वो हिंदी का एक शब्द लग रहा है, लेकिन ये प्रकाशित किस में होता था? मराठी भाषा में। ठीक है, तो केसरी मराठी में प्रचारित होता था। इस तरीके से ये जो आंदोलन है बहुत लंबे समय तक सस्टेन कर जाता है, क्योंकि इसको बड़े नेताओं का भी सहयोग मिल रहा था। इसका जो उद्देश्य था वो उद्देश्य ये था कि जो समाज के शिक्षित वर्ग हैं, जो धनी वर्ग हैं, जो सामान्य वर्ग हैं, सभी को जागरूक किया जाए देश की स्वतंत्रता के लिए। ठीक है, और ये जो जागरूकता है ये एक दिन में तो आएगी नहीं, तो लंबे समय तक इन्होंने देश भर में घूम घूम कर अपने इन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, लोगों के बीच उठने बैठने के दौरान संपर्क के माध्यम से, वहाँ पे भाषण दे करके और लोगों की दैनिक गतिविधियों में उनके साथ शामिल होकर के इन्होंने क्या किया, होम रूल आंदोलन का खूब प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि अंत में इसका रिजल्ट क्या रहा, तो इसके रिजल्ट जो है वो किसी एक समय पे देखने को नहीं मिले हैं। जैसे कि 1857 की क्रांति एक दिन में मतलब किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में होकर के ख़त्म हो गई, वैसे इसके होम रूल आंदोलन में कोई विशेष रिजल्ट हमको ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। हाँ, लेकिन इसमें लोग जो है वो जागरूक होना शुरू हुए, देश के प्रति जागरूक होने शुरू हुए, अपने समाज के प्रति जागरूक होना शुरू हुए। ठीक है, ब्रिटिश शासन के प्रति जागरूक होना शुरू हो चुके थे। ठीक है, और भाई इसका उद्देश्य ही था लोगों को जागरूक करना। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो होम रूल आंदोलन है वो किसी न किसी मायने में सफल रहा ही था। ठीक है, अब हम 1917 के बाद में इसके अगले वर्ष 1916 के बाद में इसके अगले वर्ष 1917 में होने वाली प्रमुख घटनाओं की अगर चर्चा करें तो 1917 की एक प्रमुख घटना है 1917 की एक प्रमुख घटना है जिसको हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा, जो कि 1917 के आसपास हुआ था। ठीक, क्योंकि ये अगस्त में हुआ था इसीलिए इसको अगस्त घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिफॉर्म्स हैं वो 1919 में लागू होते हैं, लेकिन जो घोषणा किया गया था 1917 में, इसी को ही अगस्त घोषणा कहा जाता है।
अब 1917 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा था, इससे संबंधित प्रमुख बातों की अगर चर्चा करें तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पे दो लोगों के नाम हमको दिखाई दे रहे हैं। जो चेम्सफोर्ड हैं ये हैं भारत के वायसराय, और मॉन्टेग्यू जो थे वो भारत सचिव थे ब्रिटेन की संसद में। ठीक है, जैसे कि मार्लेमेंटो रिफॉर्म था वैसे ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हैं। ठीक है, इसमें ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स था ये क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसमें जो भारतीय लोगों को या भारतीय मुसलमानों को अधिक ज़्यादा प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी। असल में क्या हुआ था, जब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन के लिए सीटें मिलनी शुरू हो गई थी तो कई समाज के कई ऐसे वर्ग थे जो कि पृथक निर्वाचन की डिमांड करने लगे थे, जिनमें कि एक दलित भी प्रमुख थे। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स के ऊपर था कि वो समाज को कितना ज़्यादा बांटना चाहते हैं। ठीक है, तो समाज को बांटने, भाई ब्रिटिशर्स तो हमेशा यही चाहते थे कि भारतीय समाज जो है वो जितना ज़्यादा बटे हुए होंगे उतना ही ज़्यादा इनको यहाँ पर शासन करने में आसानी होगी। ठीक है, लेकिन जो भारतीय नेता उभर रहे थे वो अंग्रेज़ों की इस चाल को समझ चुके थे, और 1916 में जो होम रूल आंदोलन चल रहा था या इसके पहले जो कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे, उन सभी के द्वारा लोगों को, सभी समाज के सभी वर्गों को, शिक्षित हो अशिक्षित हो, अमीर गरीब सभी वर्गों को यहाँ पे जागरूक करने का प्रयास किया गया कि भाई किस तरीके से ब्रिटिशर्स आपको अलग करने के लिए, लोगों के बीच में फूट डालने के लिए अलग अलग तरीके से आपको झांसा देते रहेंगे, आपको लालच देते रहेंगे, लेकिन आपको उस लालच में नहीं पड़ना है और देश की एकता को बनाए रखना है ताकि हम मिल करके विदेशी ताकतों के खिलाफ लड़ सकें। और इसी का ही नमूना क्या था, उसी का ही परिणाम था 1917 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा। इस घोषणा में या इस डॉक्यूमेंट में क्या घोषणा किया गया था, असल में ये जो घोषणा था वो किया गया था भारत सचिव मॉन्टेग्यू के द्वारा। कब? 20 अगस्त को। ठीक है, 20 अगस्त को ये घोषणा किया गया था, इसीलिए इसको अगस्त घोषणा भी कहा जाता है। इस घोषणा की प्रमुख बातें क्या थी, तो इसमें सिर्फ एक चीज़ जो है, जो हमारे काम की है, वो ये है कि ब्रिटेन की जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, जिसको हम वहाँ पे लोकसभा के जैसा कह सकते हैं, जो ब्रिटेन की जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, संसद का एक हिस्सा है ब्रिटेन का, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पढ़ा गया। ठीक है, मॉन्टेग्यू ने, वहाँ पे एक प्रस्ताव था, एक डॉक्यूमेंट था जिसको पढ़ा, मतलब उसको रीड करके सभी को सुनाया। वहाँ पे उनके पार्लियामेंट में जितने भी लोग थे उन सभी के बीच में एक डॉक्यूमेंट को रीड किया गया। उसमें ये बताया गया कि भारत में एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन का जो भी दायरा है, उन हर एक एरिया में भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। ये चीज़ बताया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा के द्वारा। और ये घोषणा करने का दबाव क्यों आया ब्रिटिशर्स के ऊपर? क्योंकि भाई समाज में लोग जागरूक हो रहे थे, लोग डिमांड कर रहे थे, साथ ही कई सारे राजनीतिक दल उभर करके आ रहे थे, जैसे कि कांग्रेस हो गया था, मुस्लिम लीग हो गया था, ठीक है, आपका होम रूल लीग हो गया था। ये सभी मिल करके ब्रिटिशर्स के ऊपर या ब्रिटेन के पार्लियामेंट के ऊपर, सरकार के ऊपर प्रेशर डाल रहे थे कि आप ऐसे नियम कानून बनाइए जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन में भारत के लोगों की कह सकते हैं कि भागीदारी या उनका प्रतिनिधित्व ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसी वजह से भारतीयों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिए जाने की बात इस घोषणा के द्वारा स्वीकार की गई थी। ठीक है, प्रशासन में भारतीय प्रशासन में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की बात स्वीकार की गई। भारतीयों को प्रतिनिधित्व ज़्यादा देने की जो बात है, इसको स्वीकार किया गया, एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, और इसी घोषणा को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा कहा जाता है। इस घोषणा को ही जो भारत में जो कांग्रेस के लोग थे, जो उदारवादी वर्ग के लोग थे, इसको भारत के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। भारत के
मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। असल में मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। ठीक है, अब यहाँ पे भारत के मैग्ना कार्टा का संज्ञा दिया गया था इस 1917 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वाले घोषणा पत्र को। और साथ ही ये जो 1917 का जो घोषणा है इसको 1919 में भारत शासन अधिनियम के रूप में लागू किया जाता है। भारत शासन अधिनियम के रूप में लागू। ठीक है भाई, ब्रिटेन की संसद से कानून पास हो गया है, उसको भारत में लागू करने में कुछ समय तो लगेगा ही। ठीक है, 1917 में वहाँ पे पास हुआ था और 1919 में इसको, मतलब 1917 में इसको वहाँ पे प्रस्ताव को रखा गया था। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा, ठीक है, एक बिल के रूप में इसको रखा गया था। और जैसे ही ब्रिटेन की संसद से पास होता है इसको भारत में 1919 के समय इसको लागू कर दिया जाता है। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा, जिसको कि अगस्त घोषणा भी कहा जाता है, उन अगस्त प्रस्ताव अलग है, अगस्त घोषणा अलग है। बारीकियों पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ पे अब ऐसे कन्फ्यूजन वाले पॉइंट्स आएंगे मैं बताते चलूँगा। फिलहाल सिर्फ हम अगस्त घोषणा की चर्चा कर रहे हैं, आगे चल के हम अगस्त प्रस्ताव की भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगस्त डिक्लेरेशन और एक अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रपोजल, ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। अलग अलग नेताओं के द्वारा इसको सामने रखा गया है, अलग अलग समय काल में इसको रखा गया है। ठीक है, तो बहुत माइन्यूट टाइप की चीज़ें हैं पर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, एग्ज़ाम में यहीं पे कंफ्यूज किया जाता है। 1917 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा, इसको अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। इतनी चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब हम इसके आगे इतिहास की कुछ दूसरी महत्वपूर्ण घटनाओं की अगर चर्चा करें तो 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बाद में 1917 में ही एक और प्रमुख घटना होती है जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, और ये घटना जो है वो गांधी जी से संबंधित है। ठीक है, अब थोड़ा सा वापस आपने जो बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं उनको रिवाइज करते चलेंगे। फिलहाल हम चर्चा करने वाले हैं 1917 का चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, इसमें मुख्य भूमिका में कौन है? महात्मा गांधी जी। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह में प्रमुख भूमिका में है। ठीक, अब वापस थोड़ा सा रिवाइज करते चलिएगा। मुझे ये बताना है कि 1915 भारत में गांधी जी का आगमन होता है। गांधी जी का आगमन कब होता है? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आते हैं। 1916 में एक अधिवेशन होता है। भाई जब भारत में गांधी जी वापस आए थे तो मैंने बताया था कि उनके राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले जी ने उनको एक सजेशन दिया था कि आप जो हैं वो सीधे राजनीति में प्रवेश करने की जगह पहले साल भर भारत भ्रमण कीजिए, घूमिए, देखिए, समझिए लोगों के कि देश का माहौल कैसा है उसको समझिए। ठीक है, तो गांधी जी जो है वो साल भर इधर उधर घूमते रहे, देश भर में लोगों से मिलते रहे, भ्रमण करते रहे। उसके बाद में 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हो रहा था, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में ही आपको पता है नरम दल और गरम दल एक हुए थे, साथ ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक के बीच में समझौता हो गया था। इस बैठक में या इस लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी भी आए हुए थे, गांधी जी भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, और इसी पार्टिसिपेशन के दौरान 1916 का जो अधिवेशन हो रहा था लखनऊ में, इसी में ही गांधी जी को एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल। ठीक है, ये जो राजकुमार शुक्ल है ये अपनी एक प्रॉब्लम लेकर के इसी अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिलते हैं। ठीक है, वो बताते हैं कि जो बिहार वाला एरिया है जहाँ पे चंपारण जो कि बिहार में है, इस चंपारण वाले एरिया में किसान जो है वो एक बहुत ही बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं, और इस समस्या का समाधान करने के लिए आपको मतलब गांधी जी को बिहार आना चाहिए। बिहार आने का न्योता दिया जाता है राजकुमार शुक्ल के द्वारा।
ठीक है। बिहार आने का न्योता किस अधिवेशन के दौरान दिया जाता है? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को बिहार आने का न्योता मिल जाता है। ठीक है, अब इसको हम बिल्कुल सिरे से या बिल्कुल स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करें तो चंपारण सत्याग्रह क्या है, क्यों है और कैसे होता है, कैसे ये अपना रिजल्ट प्राप्त करता है। चंपारण सत्याग्रह क्या है, क्यों हुआ और किस तरीके से इसको अंजाम दिया गया, इसके बारे में अगर चर्चा करेंगे तो सबसे पहली चीज़, बिहार में एक एरिया है जिसका नाम है चंपारण। तो बिहार के चंपारण में गांधी जी ने सबसे पहले ही सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया, किसमें? इसी चंपारण सत्याग्रह के अंतर्गत। ठीक है, अब इसकी स्टोरी समझ लेते हैं कि क्यों ये चंपारण सत्याग्रह होता है। तो इसकी स्टोरी भी हमको थोड़ी सी और हिस्ट्री में थोड़ा सा और पहले जाना पड़ेगा। बात लगभग कह सकते हैं कि 19वीं सदी के लास्ट की है। 19वीं सदी कहने का मतलब है कि 1801 से लेकर के 1899 के बीच की है। ठीक है, तो लगभग 1890 से लेकर के 1900 के आते आते यूरोप में जो कलर्स हैं, जो कपड़ों को डाई करने के लिए, कपड़ों को रंगने के लिए जो कलर्स हैं, इनका केमिकल से प्रोडक्शन शुरू हो चुका था। ठीक है, लेकिन भारत में क्या था, भारत में जो किसान हैं वो क्या करते थे, वो कपड़े रंगने के लिए, कपड़ों को कलर करने के लिए नील का उत्पादन किया करते थे। ठीक है, वो नील का उत्पादन स्वयं नहीं करते थे बल्कि उनको मजबूरन नील का उत्पादन करना पड़ता था। मजबूरी क्या थी, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो अधिकारी थे वो दबाव बनाते थे कि हर एक किसान को अपने 3/20 भाग पर जो भी कृषि भूमि है उसके 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है, अदरवाइज उनको टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3/20 भाग पर उनको 3/20 भाग खेत पर उनको नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। नील का जो प्रोडक्ट है उसको ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी यूज़ करती थी कपड़े डाई करने के लिए। ये क्या करते थे, उस नील को एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन में। ठीक है, वहाँ पे उनकी डिमांड ज़्यादा होती थी यूरोपीय देशों में। ठीक, और उसको बेच करके खूब मुनाफा कमाते थे। लेकिन जर्मनी में जैसे ही आर्टिफिशियल डाई या आर्टिफिशियल कलर्स का उत्पादन होना शुरू हो जाता है तो अब यहाँ पे किसान जो थे उनके नील की डिमांड जो है वो मार्केट में कम होने शुरू हो जाती है और धीरे धीरे जो किसान हैं वो अपने जो नील की खेती है उसको बंद करना चाहते हैं। लेकिन अभी तक जो ब्रिटिशर्स हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले हैं, वो उनको नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो नेचुरल डाई था उसकी डिमांड अभी भी कुछ स्थानों पर बनी हुई थी। तो इस पूरी घटना में ये चंपारण सत्याग्रह क्या है, तो इसको अगर मैं समराइज करूं तो चंपारण में, बिहार के चंपारण क्षेत्र में आपका जो नील है, नील उत्पादन के विरोध में किया गया सत्याग्रह ही चंपारण सत्याग्रह है। ठीक है, बिहार के चंपारण बिहार में नील की खेती के विरुद्ध किया गया जन आंदोलन ही चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। ठीक है, और क्योंकि गांधी जी ने इसमें भाग लिया था, गांधी जी का सत्याग्रह वाला रूल है, इसीलिए इसको सत्याग्रह कह दिया जाता है, वरना इसको चंपारण आंदोलन भी कह सकते थे। लेकिन सत्याग्रह शब्द क्यों जुड़ गया? गांधी जी की वजह से। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण बिहार में नील की खेती के विरुद्ध किया गया आंदोलन था या सत्याग्रह था। ठीक है, ये क्यों हुआ था? तो इसका रीज़न था 3 कठिया पद्धति। 3 कठिया का मतलब है 3/20 भाग कृषि भूमि पर नील की खेती। इसी पद्धति को ही कहा जाता था 3 कठिया पद्धति।
बिहार वाले क्षेत्र में खेत नापने की इकाई जो हम यहाँ पे एकड़ या हेक्टेयर में नापते हैं, वहाँ पे कट्ठा बोला जाता है। 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 3 कट्ठा, इस तरीके से अगर किसी किसान के पास 20 कट्ठा भूमि है तो उसको 3 कट्ठे भूमि पर नील उगाना होता था, इसीलिए इसको कहा जाता है 3 कठिया पद्धति। ठीक है, 3 कठिया पद्धति। 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य कर दी गई थी। और नील के बारे में आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि नील की खेती जहाँ पे की जाती थी वो एरिया कुछ टाइम के लिए बंजर हो जाता था, मतलब उसमें रेगुलर फसल नहीं उगाया जा सकता था। ये समस्या होती थी जिसकी वजह से किसान ने एक साल किसी 3 बीघा या 3 कट्ठे पे अगर मान लो उन्होंने नील का फसल उगाया तो अगले साल उस पर कोई भी फसल नहीं उगा सकते थे। ठीक है, तो किसान की जो 3 कट्ठा भूमि थी वो अगले साल के लिए बंजर हो गई। अब दूसरे साल किसान को अगला 3 कट्ठा फिर से सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मतलब दूसरे साल के बाद में किसान के पास 6 कट्ठा भूमि ऐसा हो जाएगा जो कि बंजर हो जाएगा। और फिर अगले साल के बाद में फिर अगले साल किसान को 3 कट्ठे भूमि पर खेती करना पड़ेगा नील का। और इस तरीके से एक हर साल किसान का जो 3-3 कट्ठा भूमि है वो वेस्ट होता चला जाता था। इस तरीके से किसान जो है वो हमेशा घाटे में फंस जाता था। ठीक, अब यहाँ पे किस तरीके से ये आंदोलन शुरू हुआ था, क्या है, क्यों है, ये हमने देख लिया। अब कैसे इसकी शुरुआत की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी बिहार की तरफ से। बिहार से ही एक वहाँ के लोकल लीडर है, इनका नाम है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ये आ जाते हैं लखनऊ, और 1916 में चल रहा था लखनऊ अधिवेशन। ये क्या करते हैं, लखनऊ अधिवेशन में आकर के गांधी जी को आमंत्रित करते हैं चंपारण आने के लिए। गांधी जी को आमंत्रित, ठीक है, गांधी जी को आमंत्रित करते हैं। इसके बाद में गांधी जी 1917 में चंपारण पहुंचते हैं, और गांधी जी के साथ में इनके कुछ सहयोगी जैसे कि राजेंद्र प्रसाद हो गए, महादेव देसाई हो गए, JB कृपलानी हो गए, ये सभी लोग भारत भर से जुट करके बिहार जाते हैं, जहाँ पे चंपारण गांव में ही ये सारे के सारे लीडर्स पहुँच जाते हैं। ठीक है, और इन बड़े बड़े लीडर्स के पहुँचने की वजह से चंपारण जो है वो बहुत हाईलाइट हो जाता है, और आगे चल करके ये जो आंदोलन है सफल होता है। मतलब गांधी जी के आगमन की वजह से ही इस पूरे एरिया से ये जो बाउंडेशन थी 3/20 भाग पर नील की खेती करना, इसको समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, इसका परिणाम क्या निकला, चंपारण सत्याग्रह का परिणाम क्या निकला, नील की खेती करना मजबूरी नहीं रह गया था। ठीक है, नील की खेती करना ऑप्शनल बना दिया गया, मतलब 3/20 ये जो प्रोसेस था 3 कठिया पद्धति, इसको समाप्त कर दिया जाता है। 3/20 भाग पर नील की खेती करना ये जो कंपलसरी था, इस कंपल्शन को या इस मजबूरी को ही समाप्त कर दिया जाता है। अब अगर किसी किसान की मर्जी है तो चाहे तो खेती कर सकते थे, अदरवाइज वो कोई दूसरा फसल उगाने के लिए भी फ्री थे। ठीक है, और इसी आंदोलन में या चंपारण सत्याग्रह के बाद ही जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, इसी सत्याग्रह के बाद, इस सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। इस तरीके से कह सकते हैं कि यह गांधी जी का पहला सफल आंदोलन था। भारत में गांधी जी का प्रथम और सफल सत्याग्रह था। भारत में गांधी जी का प्रथम
व सफल सत्याग्रह। भाई 1915 में गांधी जी खुद लौटे थे। 1916 तक तो वो भारत भ्रमण पर निकले हुए थे। 1916 में ही वो दिसंबर 1916 के आसपास लखनऊ अधिवेशन हुआ होगा, उसी में गांधी जी भी गए थे उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। वहीं पे उनको बिहार आमंत्रित किया जाता है। 1917 में जैसे ही बिहार पहुंचते हैं, उनके आने की खबर मात्र से और बड़े बड़े लीडर्स के आने की खबर मात्र से तिनकटिया पद्धति समाप्त कर दी जाती है। इस तरीके से ये आंदोलन भी सफल हो जाता है और गांधी जी के जो राजनीतिक कैरियर है वो यहाँ से बिल्कुल पीक पर जाना शुरू हो जाता है। मतलब यहाँ से खूब उनको एप्रिसिएशन मिलता है लोगों का, और इस तरीके से गांधी जी का जो पॉलिटिकल कैरियर है वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद से। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। इसके बाद में हमें गांधी जी के प्रमुख सत्याग्रह में चंपारण तो हमने कवर कर लिया। इसके बाद हमें अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में चर्चा करना है, खेड़ा सत्याग्रह के बारे में चर्चा करना है, और साथ ही रोलेट एक्ट के बारे में भी चर्चा करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।